फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। आज हम अकाउंटेंसी 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये वीडियो जो है बहुत बड़ा होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी कंसेप्ट होंगे वो मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। और अगर जो आपने ये अच्छी तरह समझा तो आगे के जो वीडियो में हम सम करेंगे वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आज ज्यादा से ज्यादा ऐसा सम लूंगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट जो भी हो वो कवर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम समझे कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। भाई सपोज करो आप अपने बिजनेस के ऑनर हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ऑनर हो, तो नेचुरली आप अपने बिजनेस की सेल बढ़ाना चाहते हो, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, बरोबर ना। तो आप सपोज करो अपना बिजनेस, आपका बिजनेस अहमदाबाद में ही है, आप अहमदाबाद में कर रहे हो, और आपको पता है यही में माल, यही जो मेरे गुड्स हैं, अगर जो मैं सूरत में सेल करूं, सपोज कर रहे हैं, ऐसी कोई भी एरिया ले सकते हो आप। सपोज करो आप चाहते हो कि सूरत में अगर जो यही माल आप सेल करोगे तो उसमें सेल भी अच्छी होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा, पर आप सूरत तो नहीं जाओगे वहां पे सेल करने, बरोबर ना। तो वहां पे एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, उनको वहां पे पता है भी उनके कस्टमर, वहां पे उनके अंडर में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, डीलर के अंडर में होते हैं बहुत सारे, बरोबर है। तो आप क्या कर रहे हो, डीलर के थ्रू, एजेंट के थ्रू वो अपना माल सेल कराना चाहते हो सूरत में, ऐसे हम सपोज कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप सूरत में एक एजेंट को आप जानते हो और उसको आपने बोला कि मुझे ये गुड्स मैं आपको भेज रहा हूं, आप मुझे सेल करा के दो। तो उसमें रिस्क किसका हुआ, आपका हुआ, ऑनर का हुआ, बरोबर ना, एजेंट का नहीं हुआ। क्योंकि एजेंट क्या होगा, आपको सेल करा के देगा, तो पर क्या होगा, एजेंट जो है वो सिर्फ अपनी कमीशन देगा, बरोबर ना, वो बोलेगा मुझे कमीशन चाहिए, और उसके परसेंटेज होते हैं 5% या 2%, कुछ भी हो सकती है, भाई वो अपनी कमीशन मांगेगा, बाकी रिस्क आपका पूरा, ठीक है ना, ऑनर का रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसी को ही बोलते हैं भाई कंसाइनमेंट, उसी को ही बोलते हैं। कंसाइनमेंट का मतलब ये एजेंट के थ्रू सेल कराना, उसको ही कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो इसमें आप ऑनर हो, मीन्स हम ऐसे समझे भाई एक ऑनर है ए और बी, ए जो चाहता है बी एजेंट है ना, बी से सेल कराना चाहता है, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, भाई एजेंट के थ्रू सेल कराना। और जो ऑनर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनर, उसको बोला जाता है कंसाइनर। जो ऑनर है उसको कंसाइनर बोलते हैं, और जो एजेंट है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनी। ओके, उसको कंसाइनी बोला जाता है एजेंट को। तो आप कंसाइनर हो और कंसाइनी के थ्रू सेल कराना चाहते हो, तो उसमें कुछ कंसेप्ट है वो समझे हम। देखो, सबसे पहले हम इनवॉइस प्राइस समझे। अभी इनवॉइस प्राइस समझे तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है, अभी सपोज करो आपको एक जो भी प्रोडक्ट आप सेल कराना चाहते हो, आप ऑनर हो, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कराना चाहते हो, तो एजेंट को जो है आप 100 रुपये नहीं बता रहा, आपको 100 रुपये में पड़ रहा है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है भाई, आपको 100 रुपये में पड़ रहा है, पर आप एजेंट को जो है ना वो बता रहे हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो 120 का है, तो उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, मतलब एजेंट को आप ज्यादा बता रहे हो। देखो, बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप नहीं चाहते हो कि एजेंट को पता चले कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर जो एजेंट को प्रॉफिट मार्जिन पता चला जाए, भाई यार इसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो एजेंट अपना ही बिजनेस स्टार्ट करेगा, अपना ही खुद का मार्केट से माल लेके सेल करेगा, बराबर ना। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, आप ऑनर हो और आप एजेंट को अपनी कॉस्ट प्राइस नहीं बताना चाहते हो, तो इसकी वजह से उसको आप ज्यादा बता रहे हो। 100 रुपए वाली चीज आप बोल रहे हो कि मेरे को 120 में पड़ी है, मुझे कम से कम 10% कमाना है, तो एजेंट क्या करेगा, वो सेल करने की कोशिश करेगा 135 के आसपास, भले 135 या 130 के आसपास सेल करने की कोशिश करेगा, बराबर ना, 10% कमाना है, मीन्स वही बता रहा हूं। और इनवॉइस प्राइस यही होता है कि आप एजेंट को अपनी प्राइस नहीं बताना चाहते हो, रीजन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एजेंट भी क्या होगा, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा, बराबर है। तो उसमें क्या होगा, अगर जो इनवॉइस प्राइस पे भी अगर जो सपोज करो सेल कर देता है, तो क्या होगा, उसको तो नुकसान नहीं है ना, जो ऑनर है उसको लॉस नहीं है, बराबर है। ऐसे भी हो सकता है एजेंट बोले भाई मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं घर पे लेके जा रहा हूँ,
तो वो घर पे लेके जाएगा तो कम से कम 120 में तो लेके जाएगा ना, समझ रहे हो। तो इनवॉइस प्राइस वही होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जो क्वेश्चन में हमें इनवॉइस प्राइस दी हुई है तो हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस दोनों में से एक मिला होगा, दूसरा हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये किस तरह होगा मैं सब में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इनवॉइस प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होती है, ठीक है ना, हमेशा। तो ये हुआ इनवॉइस प्राइस। इसके बाद जनरल कमीशन, दो टाइप की कमीशन है, जनरल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन। सबसे पहले हम जनरल कमीशन समझे। भाई सपोज करो जो एजेंट है उसने सेल किया है, दो टाइप की सेल बता रहा है, हमें शो कर रहा है। भाई कैश सेल बता रहा है कि 1 लाख की कैश सेल हुई है, पैसे आए हैं, कैश सेल हुई है। पर क्रेडिट सेल भी शो कर रहा है, क्रेडिट सेल भी शो कर रहा है। क्रेडिट सेल कितनी शो कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ 50,000 की क्रेडिट सेल हुई है, भाई मैंने क्रेडिट पे सेल किया, अच्छे कस्टमर है, बरोबर ना। तो टोटल मिला के कितनी सेल हुई, 1,50,000। तो ये जो टोटल सेल हुई ना 1,50,000, इस पे निकलती है जनरल कमीशन, इस पे निकलती है जनरल कमीशन, ठीक है ना। तो टोटल सेल पे कंपल्सरी कैश क्रेडिट जो भी है, टोटल सेल पे जनरल कमीशन निकाली जाती है। भाई मुझे 5% चाहिए जनरल कमीशन, तो 1,50,000 का 5% निकालेंगे, वो एजेंट को मिलेगी, ठीक है। ये कमीशन जो है नेचुरली एजेंट को ही मिलेगी, ठीक है ना, नेचुरली वो सेल कर रहा है तो आपको कमीशन देनी है। तो इसके बाद ये जो सिंपल है टोटल सेल पे निकलेगी जनरल कमीशन। पर ये जो है डेल क्रेडिट कमीशन, इसका थोड़ा कंसेप्ट समझे हम। देखो अभी उसने आपको बताया कि क्रेडिट सेल कितनी हुई है, क्रेडिट सेल कितनी हुई है, 50,000 हुई है क्रेडिट सेल। अगर जो ठीक है चलो आपने बोला चलो ठीक है क्रेडिट सेल 50,000 हुई है, थोड़े टाइम के बाद वो एजेंट आपको बोले कि एक कस्टमर है पैसे नहीं दे रहा है, 10,000 आया उससे अभी लेने वो पैसे नहीं दे रहा है, हो सकता है वो उसको मिल गए हो पैसे, वो फ्रॉड कर रहा हो, हमें कैसे पता चले, बरोबर ना। तो ये चीजें होती हैं, तो कस्टमर हम क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। मीन्स अगर जो सपोज करो आप ये नहीं दे रहे हो डेल क्रेडिट कमीशन, तो क्या है वो जो एजेंट है वो आपके पैसे ऐसे ही चोरी कर सकता है। कहने का मतलब आपको बताए कि ये कस्टमर 10,000 नहीं दे रहा है, जबकि उसको दे दिया है, तो वो अपने किसके पास पैसे गए, वो एजेंट ले लेगा, बरोबर ना। अगर जो आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो तो उसमें रिस्क किसका है, ऑनर का है, क्रेडिट सेल के लिए स्पेशली, ठीक है ना। पर अगर जो आप ऑनर हो, आप एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो, बोल रहे हो जो क्रेडिट पे जो भी तू माल सेल कर रहा है, एजेंट को बोल रहे हो क्रेडिट पे जो भी माल आप सेल कर रहे हो उस पे मैं एक्स्ट्रा आपको 2% या 3% कमीशन दूंगा, ठीक है ना। वैसा सपोज करो कुछ भी हो सकती है, 2% 3% एक्स्ट्रा कमीशन, ठीक है ना। ओनली वो भी क्रेडिट सेल पे, ध्यान रखना, ओनली क्रेडिट सेल पे। क्रेडिट सेल पे भाई जितनी भी तू क्रेडिट सेल बताएगा तो उसका मैं 2% तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है ना। आप उसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसमें क्या होगा, अगर जो आप एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो तो कोई कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है, वो जिम्मेदारी तेरी, मैं नहीं, मेरे को नहीं देना है भाई, नेचुरली है। आज वो कस्टमर अगर जो उसको पैसे नहीं देगा तो किसका लॉस हुआ, फिर एजेंट का होगा, हमारा नहीं होगा। अगर जो आप एक्स्ट्रा कमीशन, तो वही हम उसको एजेंट को बोलते हैं कि जो भी सेल कर रहा है ध्यान से कर, क्रेडिट सेल कर रहा है ध्यान से कर, अच्छा कस्टमर हो, पैसे आने चाहिए, अगर जो नहीं आएंगे तो तेरे को लॉस है, मैं तो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ। तो 2% एक्स्ट्रा कमीशन दे के आप छूट जाते हो, बरोबर ना। आप ऑनर हो, ऑनर के हिसाब से सोचना, ओके। तो डेल क्रेडिट कमीशन वही होती है, किस पे निकालना है, क्रेडिट सेल पे निकालना है, ध्यान रखना। डेल क्रेडिट कमीशन किस पे निकालना है, क्रेडिट सेल पे। तो जितनी भी क्रेडिट है इसमें 50,000 है तो 50,000 का 2% निकालूंगा ऐसे, ठीक है ना। तो मीन्स जो एजेंट होता है उसको ये कमीशन दी जाती है, मोस्ट ऑफ जनरल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन। कभी कभी ऐसा ही बोलेगा कि एजेंट बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दो थोड़ा बहुत, तो प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकता है, ठीक है ना, वो अलग चीज है, पर वो भी आ सकता है, आपको मैं बता रहा हूँ। और मेन कमीशन ये है, ओके। तो ये तो हुआ मीन्स ये जो मुझे पॉइंट समझानी थी वो हो गई। अभी क्या है, सपोज करो जो कंसाइनर है, ऑनर है, जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, भाई सपोज करो अभी माल भेज रहे हो आप एजेंट को, तो खर्चा तो करोगे आप, तो वो खर्चा मीन्स मैं वही कहना चाहता हूँ कि ऑनर जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट,
क्यों एक ही इफेक्ट, वैसे दो इफेक्ट होने चाहिए, पर हम जो अकाउंट बनाते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। भाई आज कंसाइनर खर्चा कर रहा तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसके दो इफेक्ट होंगे ना, एक कंसाइनमेंट में जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट में क्रेडिट। पर कैश अकाउंट हम नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ कौन से बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। भाई एक अगर जो इन द बुक्स ऑफ ए में करूं मैं, इन द बुक्स ऑफ ए कौन से अकाउंट बनाएगा, दो अकाउंट बनाएगा, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, दूसरा बी का बनाएगा, कंसाइन का बनाएगा, ठीक है ना। और कंसाइनी किसका बनाएगा, सिर्फ ए का बनाएगा, और वो कंसाइनमेंट नहीं बनाएगा, सिर्फ ए का बनाएगा, ठीक है ना। वो कौन से अकाउंट होंगे वो मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में जब सम करेंगे उसमें आपको बताऊंगा। और इतना ध्यान रखना, अगर जो ऑनर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसका एक इफेक्ट, ठीक है, एक इफेक्ट होगा। और जो कंसाइनी करेगा, कंसाइनी जो भी करेगा उसके मीन जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, किस तरह होगा वो मैं सम में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो उसकी मीनिंग समझे, मीनिंग अच्छी तरह समझना, जो भी थोड़े बहुत कंसेप्ट थे वो मैंने समझा है। अभी और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी कंसेप्ट हैं। 14 मार्क का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स कहने का मतलब इस चैप्टर में से एक सम आता है 14 मार्क का आता है, और चैप्टर बहुत ईजी है, टफ नहीं है, 14 मार्क लाना बहुत ईजी है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या बता रहा है, मीनिंग समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, राजीव और राजकोट कंसाइन 20 टीवी सेट टू संजीव और सूरत एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,000 ईच ऑन 1/4/2009। देखो क्लियर बता रहा है, राजीव है जिसका बिजनेस राजकोट में है, क्लियर बता रहा है क्वेश्चन में, राजकोट में है, 20 टीवी सेट सेंड कर रहा है, किसको, संजीव और सूरत, सूरत में संजीव है उसको भेज रहा है। और देखो वो भी देखो क्लियर बता रहा है, एट इनवॉइस प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस इससे कम होगी। इनवॉइस प्राइस कितनी बता रहे हैं, 10,000 है, मतलब जो ऑनर है, मीन्स यहाँ पे ऑनर कौन सा हुआ, कंसाइनर, मीन्स कंसाइनर कौन हुआ, राजीव हुआ, और कंसाइनी कौन हुआ, संजीव हुआ। और यहाँ पे इनवॉइस प्राइस 10,000 है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगी 10,000 से कम ही होगी, ठीक है ना। तो आगे क्या बता रहा है, और कौन सी डेट को बेच रहा है, 1/4/2009 को। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, The invoice price is arrived at by adding 25% profit on cost price। और इनवॉइस प्राइस किस तरह बनाई गई है, मीन्स उसने किस तरह बताया है एजेंट को, बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो क्लियर समझना, ऑन कॉस्ट प्राइस, ये परसेंटेज किस पे है हमेशा ध्यान रखना, कभी ऑन कॉस्ट प्राइस होगा, कभी ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। अगर जो ऑन कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करूँ 25, तो इनवॉइस प्राइस हो गई 125। पर अगर जो यहाँ पे ऑन इनवॉइस प्राइस होता तो मैं इनवॉइस प्राइस 100 ले, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, ये ध्यान रखना आपको आना चाहिए, और दोनों प्राइस निकालनी है, इनवॉइस भी निकालनी है, जिसकी इसमें इनवॉइस प्राइस दी हुई है 10,000, तो कॉस्ट प्राइस क्या है वो आपको फाइंड करना है, कंपल्सरी, ठीक है ना। तो देखो क्लियर बता रहा है, इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस में 25% प्रॉफिट ऐड करके है, तो क्लियर बता रहा है, ऑन कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, ऑन कॉस्ट प्राइस बताए तो कॉस्ट प्राइस 100 लेना, उसमें प्रॉफिट ऐड करना 25, तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 125। पर अगर जो यहाँ पे ऑन इनवॉइस प्राइस होता तो इनवॉइस प्राइस हम 100 लेंगे और उसमें से प्रॉफिट 25 माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 75। ये ध्यान रखना, आपको परसेंटेज किस पे मिले हुए हैं वो हमेशा देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन कॉस्ट प्राइस बता रहा है तो कॉस्ट प्राइस हम 100 लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, राजीव पेड 2,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस व्हाइल सेंडिंग द गुड्स। राजीव जो कंसाइनर है उसने 2,000 पे किया है, किसका, फ्रेट और इंश्योरेंस का, जब माल भेज रहा है सूरत में, ठीक है ना। तो देखो राजीव कर रहा, राजीव मतलब कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चा किया है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जो ऑनर होगा, जो कंसाइनर होगा, जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट, पर कंसाइनी जो एजेंट है अगर जो वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो उसके दो इफेक्ट होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखो क्या बता रहे, ऑन 1/4/2009 राजीव ड्रू अ बिल ऑफ 4 month फॉर 1 लाख ऑन संजीव। देखो क्लियर बता रहा है, भाई राजीव ने संजीव पे एक बिल लिखा, वन टाइप ऑफ एडवांस अमाउंट होती है, और एडवांस अमाउंट का भी एक ही इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। भाई 1/4/2009 को राजीव ने
एक बिल लिखा है 4 मंथ का संजीव पे 1 लाख का, विच वॉज इमीडिएटली रिटर्न बाय लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड, मतलब संजीव ने साइन करके दे दिया, ठीक है ना। तो ये इसका भी एक ही इफेक्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, संजीव के अकाउंट में क्रेडिट जाता है, वो मैं आपको सब समझाऊंगा, आप खाली मीनिंग समझो क्वेश्चन की। भाई राजीव ने संजीव पे बिल लिखा है 1 लाख का और संजीव ने साइन करके दे दिया, एक्सेप्ट किया मतलब साइन करके दे दिया। फिर आगे क्या होता है, ऑन 4/5/2009 राजीव डिस्काउंटेड दिस बिल इन द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो अभी राजीव ने ये बिल जो है वो डिस्काउंट करवा दिया बैंक में, और वो भी 12% डिस्काउंट है पर एनम। तो वो देखो आप बिल कितने महीने का, 4 मंथ का बिल है, ठीक है, 4 महीने का बिल है। और देखो बिल लिखा कब गया था, ये तारीख को 1/4/2009 को, मतलब 1 अप्रैल को। डिस्काउंट कब कराया, मई में करा रहा है, 4 मई को, मतलब 1 महीने के बाद। बिल है 4 महीने का, ठीक है ना, और 1 महीने के बाद डिस्काउंट करवा रहे हो, मतलब 3 महीने। तो डिस्काउंट जो होगा वो 3 मंथ का निकलेगा, मतलब आपको इस तरह निकलेगा 1 लाख का बिल है, उस पर 12% एंड इंटू 3/12 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो 3 हम पहले क्या है, जब पहले कैलकुलेशन ही करेंगे उसके बाद ही मैं अकाउंट समझाऊंगा आपको, ठीक है, पहले हम कैलकुलेशन ही करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और कैलकुलेशन आपको करनी है कंपलसरी। पहले अकाउंट बनाना है, उसके पीछे आपको कैलकुलेशन करनी है, पर हम पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसके इफेक्ट अकाउंट में जाएंगे इसकी वजह से। तो ये हो गया पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ें, देखो क्या बोल रहा है, संजीव इज इंटाइटल्ड टू गेट 5% जनरल कमीशन। संजीव को जनरल कमीशन मिलेगी 5%। जनरल कमीशन मतलब मैंने बताया था टोटल सेल पे 5% कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। देखो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है, डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन किस पे निकलेगा, क्रेडिट सेल पे। तो अगर जो कोई ऐसा कस्टमर हुआ, भाई बैड डेट हो गया, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, एजेंट की रहेगी, मतलब संजीव की रहेगी, क्योंकि संजीव को आप मीन्स ऑनर जो है, कंसाइनर जो है, वो डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है, मतलब जो क्रेडिट पे अगर जो कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ बैड डेट हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी संजीव की है। और संजीव की है तो उसका मतलब बैड डेट अगर जो हुआ तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जो अकाउंट बनाओगे वो इन द बुक्स ऑफ ऑनर में ही बनाते हो। यहाँ पे राजीव ऑनर है तो इन द बुक्स ऑफ राजीव में बनाओगे, 2 अकाउंट बनाओगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा संजीव का अकाउंट। तो जिम्मेदारी संजीव की है, राजीव की नहीं है, तो बैड डेट का इफेक्ट नहीं होगा। अगर जो हुआ तो, अगर जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नीचे, अगर जो बैड डेट हुआ तो वो संजीव को समझना है, ठीक है ना। तो संजीव का नुकसान है, राजीव का नुकसान नहीं है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझने हैं। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ही इज इंटाइटल्ड टू गिवन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ शेयर इन प्रॉफिट। देखो 3 कमीशन मिल रही है, 5% जनरल कमीशन है, 2% डेल क्रेडिट कमीशन है, और प्रॉफिट में से 10% प्रॉफिट में से 10% कमीशन भी, मतलब उसमें से शेयर। तो 3 टाइप की उसको कमीशन मिल रही है संजीव को, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी 10% मिलेगा। ओके, तो ये 3 टाइप की आपको कमीशन दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2010 संजीव सेंड एन अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। देखो 31 मार्च 2010, तो आप देखो ऊपर आपने कब माल भेजा था, 1/4/2009, ठीक है, और अभी 1 साल पूरा हो गया, 31 मार्च 2010 आ गया। संजीव ने अकाउंट सेल भेजा, भाई क्या क्या सेल किया, क्या क्या खर्चा किया, वो सब बताएगा, अभी संजीव बता रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ एक बैंक ड्राफ्ट भी भेज रहा है, बैंक ड्राफ्ट मतलब जो भी पैसे देने होंगे वो भेज रहा है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, जब अकाउंट क्लोज करेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है तो हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो आप देख सकते हो उसने सेल में क्या बताया, इट वॉज रिपोर्टेड इन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में वो क्या बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखो, ही पेड 800 फॉर एक्ट्रा, 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, 3000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। भाई ये बता रहा है 800 रुपया ऑक्ट्रा के पीछे खर्चा किया, इंश्योरेंस प्रीमियम के पीछे 1200 खर्चा किया, और 3000 एडवर्टाइजमेंट के किया, ठीक है ना। तो ये कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। कहाँ पे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, संजीव में क्रेडिट होगा, ठीक है ना। किस तरह होगा वो मैं जब अकाउंट बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसके 2 इफेक्ट होंगे। और दूसरी बात आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या होता है,
आपने माल तो भेज दिया पूरा एजेंट को, भाई पूरे साल में एजेंट का पूरा माल सेल हो गया होगा? नहीं, कुछ ना कुछ स्टॉक होगा। तो लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते हैं ना, तो उसमें कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के एक्सपेंस भी ऐड होते हैं, और एक्सपेंस हम ऐड करते हैं। जब क्लोजिंग स्टॉक की मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, उसमें एक्सपेंस ऐड करते हैं। पर देखो, जब भी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करो ना, स्पेशली देखो कंसाइनर के जो खर्चे होते हैं वो पूरे लेते हैं, पर कंसाइनी के खर्चे कौन से लेते हैं? जो परचेस मीन्स जो माल आया उससे रिलेटेड हो, मतलब सेल के पीछे जो खर्चे हो वो नहीं। जैसे कि इसमें 3000 किसके लिए बता रहा है? एडवर्टाइजमेंट के लिए बता रहा है। अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहा है खर्चा, मतलब सेलिंग खर्चा हो गया ना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेलिंग एक्सपेंस आपको कंसाइनी के सोचने हैं, कंसाइनर के तो पूरे लेने हैं, कंसाइनी के सोचने हैं आपको कि कौन से एक्सपेंस लें कि नहीं लें, वो भी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते समय। एक क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा एबनॉर्मल लॉस होता है, वो भी मैं बताऊंगा। देखो धीमे धीमे सब कंसेप्ट आएंगे, ये ध्यान रखना आपको। ओके, बहुत इजी चैप्टर है। और देखो पहला सम है, फर्स्ट सम आप कर रहे हो तो थोड़ा डीप में होगा, नेचुरली है। ओके, फिर धीमे धीमे जैसे करोगे आपको बहुत इजी लगने वाला है चैप्टर। ओके, और 14 मार्क्स लाना तो बिल्कुल पानी है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको किसके कंसाइनिंग के कौन से खर्चे लोगे? 800 और 1200 मिला के 2000 लेंगे, ये ध्यान रखना। खर्चे लिखने पूरे हैं, पर जब क्लोजिंग स्टॉक आप फाइंड करोगे उसमें मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में सिर्फ 2000 लेने हैं, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बता रहा है सेकंड नंबर पॉइंट में, ही सोल्ड 10 टीवी सेट एज 11,000 फॉर कैश। भाई इसने 10 टीवी सेल की, मतलब कितने में? 11,000 में, और वो भी कैश पे सेल की, मतलब ये कैश सेल हुई। ओके, इसके बाद कैश सेल है तो फिर अच्छा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ना ऑनर को दिक्कत है ना एजेंट को दिक्कत है। पर यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पॉइंट, ही सोल्ड 5 टीवी सेट एट रुपीज 12,000 ईच टू मफतलाल ऑन क्रेडिट। क्लियर, नाम बता रहा है मफतलाल। अभी मफतलाल नाम है तो मतलब आगे जाके बैंकक्रप्ट होने वाला है, मतलब पैसे फुटने वाला है, नहीं देगा। पर ये नहीं देगा तो नुकसान किसको है? एजेंट को है, क्योंकि ऑनर जो है उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है। तो क्रेडिट पे जो, क्लियर बोला ना, क्रेडिट पे सेल कर रहा है, ऑन क्रेडिट। देखो आप पैसे मिले नहीं है कि ये क्रेडिट सेल है, और वो भी कितने में है? एक टीवी 12,000 में, ऐसे 5 टीवी सेल की है, ठीक है, मतलब 60,000 होगा। फिर देखो इसके आगे देखो क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ नंबर पॉइंट में आ गया, मफतलाल वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ओनली 80 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिम एज अ फाइनल डिविडेंड। देखो मफतलाल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उसमें से सिर्फ 80% मिल रहा है। 80 पैसा मतलब जितने पैसे लेने हैं 100 रुपये का 80 रुपया दे रहा है, मतलब 20% बैड डेप हो गए। तो बैड डेप जो होगा उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी एजेंट की है, कंसाइनी की है, इसकी वजह से, ठीक है ना। उसको हम डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, और हम अकाउंट जो बनाते हैं ऑनर में बनाते हैं, तो बैड डेप का इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो, और जो डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते तो करना पड़ता आपको इफेक्ट, ध्यान रखना। इसके बाद ये हमारी पॉइंट हो गई, हमारी फोर्थ नंबर पॉइंट। अभी फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें, देखो क्या बोल रहा है, 1 टीवी सेट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। देखो आग लग गई और उसमें एक टीवी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। 2 टाइप के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। जो नॉर्मल लॉस होता है जिसको नेचुरल कॉज भी बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, कोई बिजनेस, केमिकल के अलग अलग बिजनेस होते हैं, क्या पेट्रोल जो होता है ऑटोमेटिकली हवा में रिएक्शन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत कम होता है, मतलब रिएक्शन हो, तो वो उसको नेचुरल लॉस बोलते हैं, नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं, उसका इफेक्ट कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। पर ये एबनॉर्मल लॉस है, आग लग गई तो ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और सामने पूरा क्वेश्चन पढ़े तो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर क्या बोल रहा है, 1 टीवी सेट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर विच टुक प्लेस इन हिज गोडाउन, मतलब जो गोडाउन में पड़ी थी, आग लग गई पूरी, एक टीवी सेट पूरी की पूरी जल गई। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दरमियान ही बता रहा है, पूरा साल हो गया। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 7500, सामने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया? 7500 किया, ठीक है ना। तो कभी भी आपको अभी जब इसमें एबनॉर्मल लॉस हो गया निकालना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एबनॉर्मल लॉस अगर जो निकालोगे तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं निकलता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपको दोनों प्राइस हाथ में होनी चाहिए, इनवॉइस प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी कंपल्सरी,
ठीक है। इनवॉइस प्राइस हमें 10,000 है, कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, एक टीवी जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई जो गोडाउन में पड़ी थी, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पास किया, 7500 का क्लेम पास किया, ठीक है ना। तो अभी इसमें आप जब एबनॉर्मल लॉस निकालोगे तो एक टीवी की कॉस्ट क्या वो निकालना है, और उसमें खर्चे भी ऐड करने हैं। मैंने जैसे बताया क्लोजिंग स्टॉक में खर्चे ऐड होते हैं ना, इसी तरह एबनॉर्मल लॉस में भी खर्चे ऐड होते हैं। भाई कंसाइनर ने कितना खर्चा किया, कंसाइनी ने कितना खर्चा किया, कंसाइनी के कौन से खर्चे लोगे, एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो खर्चा किया था, मतलब सेल के पीछे जो भी खर्चा होगा वो ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। रिमेनिंग जो था वो ऐड करेंगे, 2000 था वो ऐड करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये 5th पॉइंट हो गई। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ अनसोल्ड टीवी सेट। भाई अनसोल्ड टीवी सेट, अभी पहले तो सोचो टीवी आपने बेची कितनी थी और बच कितनी गई। देखो आप अनसोल्ड बोल रहा है, देखो आपने उसको कितनी सेंड की थी, 20 टीवी सेट, 10,000 इनवॉइस प्राइस थी 20, ठीक है ना। उसमें से सेल कितनी हुई, सेल बता रहा था 10 कैश प्राइस पे की और 5 क्रेडिट पे, मतलब 15 टीवी तो गई, और एक टीवी क्या हुई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी गोडाउन में, बराबर ना, 1 टीवी, तो कितनी चली गई, 16। 20 आपने बेची थी, उसमें से 16 चली गई, रिमेनिंग कितनी बची, 4 टीवी, ठीक है ना, 4 टीवी बच गई। वही बता रहा है अनसोल्ड, मतलब यहाँ पे 4 टीवी है, ठीक है। टीवी सेट, 2 टीवी सेट वर डैमेज एंड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर सेम एज आर एस्टिमेटेड एट ₹1300। तो देखो क्लियर बता रहा है 4 टीवी सेट बची है, उसमें से 2 टीवी सेट ऐसे हैं जो डैमेज हो गए और उसको रिपेयर कराना पड़ रहा है। रिपेयरिंग का खर्चा कितना हो रहा है, 1300। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करोगे उसमें से ये रिपेयरिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हम क्या क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ओके, कैलकुलेशन समझ में आएगी तो अकाउंट भी इजी लगेगा, और बहुत इजी है, टफ नहीं है, ध्यान देना आप, खाली बस पूरा वीडियो देखना, अच्छी तरह समझना। तो ये 6 नंबर पॉइंट भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या बता रहे हैं, फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर, ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड संजीव अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ राजीव। राजीव कौन ऑनर है, ठीक है ना, कंसाइनर है। तो राजीव के अकाउंट में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा संजीव का अकाउंट, ठीक है ना, ये हमें बनाने हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्लोजिंग सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में भी क्या करना है आपको, सबसे पहले इनवॉइस प्राइस दी हुई है उसमें से कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, एंड इसके बाद हम दूसरी कैलकुलेशन कौन सी करेंगे, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, नहीं पहले बिल रिसीवेबल की कैलकुलेशन करेंगे, थर्ड पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे जो टीवी डिस्ट्रॉयड हो गई उसकी, एंड चौथी कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। तो ये 4 कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह अभी हम क्वेश्चन समझ गए, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करें, और ये कैलकुलेशन आपको शो भी करना है कंपल्सरी, ठीक है ना। तो देखो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखो किस तरह होगा। सबसे पहले आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी करनी है, आपको इनवॉइस प्राइस दिया गया उसमें से कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, ठीक है ना। और किस तरह बताया था क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस किस तरह ऐड की गई है, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखना ऑन कॉस्ट प्राइस है, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस 100 लेनी है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड इनवॉइस प्राइस। और हमेशा मैंने आपको बताया इनवॉइस प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से हमेशा, ठीक है ना। अभी परसेंटेज आपको ऑन कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 100 लो, उसमें प्रॉफिट 25, तो इनवॉइस प्राइस होगी 125, इन दोनों का प्लस करूंगा। फिर क्या करूंगा, इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आपकी इनवॉइस प्राइस जब 125 है तब कॉस्ट प्राइस क्या है 100, और जब इनवॉइस प्राइस आपको दी गई है 10,000, क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस आपको 10,000 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो इन दोनों का इंटू करूंगा, 10,000 इंटू 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइडेड 125। ओके, तो अभी हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। तो 10,000 इंटू 100 डिवाइड 125 करूं तो कितना आया, 8,000 आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, टीवी जो है ऑनर को 8,000 में पड़ रही है, पर एजेंट को कितना बताया, 10,000 बताया, इनवॉइस प्राइस 10,000,
ठीक है ना, इस तरह। तो ये आपको दोनों में ना होना चाहिए, क्योंकि क्या, जब एबनॉर्मल लॉस था, एक टीवी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो आपको कंपल्सरी कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं। इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पैसे देगी वो कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, ठीक है ना, मींस एबनॉर्मल लॉस जो आएगा। तो ये फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन हो गई, हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई, तो दोनों हमें पता मिल गया, कॉस्ट प्राइस 8000 है, इनवॉइस प्राइस 10000 है, ठीक है। अभी सेकंड नंबर कैलकुलेशन, जो बिल लिखा था संजीव पे, कंसाइनी में, तो वो बिल डिस्काउंट करवाया, लिखा कब था, 1 अप्रैल को, मैंने क्वेश्चन में ही बताया 1 अप्रैल को लिखा गया है, और 4 मई को वो डिस्काउंट करवाया गया है, और वो 4 मंथ का बिल है, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल को लिखा गया है, 4 मई को डिस्काउंट करवाया गया है, 1 महीने के बाद, और बिल है 4 महीने का, तो 1 महीना तो कंप्लीट हो गया, तो डिस्काउंट कितना निकलेगा, 3 मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मैं बिल रिसीवेबल डिस्काउंट निकाल रहा हूं, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, ऑन बिल रिसीवेबल, बीआर लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो बिल रिसीवेबल कितना था हमारा, 1 लाख का था, ठीक है ना, 1 लाख, और कितना डिस्काउंट बता रहे, 12%, और कितने मंथ का, 3/12। तो ये निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3000, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, इसका इफेक्ट कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लो। ओके, इस तरह होगा। अभी थर्ड नंबर कैलकुलेशन, जो एबनॉर्मल लॉस बता रहे हैं, एक टीवी गोडाउन में फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गई पूरी की पूरी, उसके लिए समझो, देखो उसके लिए आपको क्या करना, एक टीवी थी ना, अभी हम एबनॉर्मल लॉस निकाल रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। तो देखो किस तरह निकलेगा भाई, एक टीवी है तो एक टीवी की कॉस्ट कितनी है, एक टीवी की कॉस्ट है 8000, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस 8000 है। मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस कंपल्सरी कॉस्ट प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस 8000 है, तो कॉस्ट प्राइस 8000 लिखी, इसमें प्लस करते हैं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, यहाँ पे कंसाइनर कौन है, राजीव, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंस ऑफ राजीव। अभी राजीव ने खर्चा कितना किया था, 2000 किया था, जब माल सेंड किया था ना संजीव को, तो 2000 रुपीज खर्चा किया था, तो और वो भी कितनी टीवी के पीछे कितना खर्चा किया था, 20 टीवी उसको सेंड की थी, तो हम ऐसे बोलेंगे 20 टीवी सेट के पीछे 2000 खर्चा, तो डेस्ट्रॉय कितनी हुई, एक टीवी हुई है ना, तो एक टीवी के पीछे कितना, इस तरह आपको निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड 20 करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना, 100 आएगा। ओके, इस तरह आपको निकालना है, 20 टीवी के पीछे 2000 रुपीज खर्चा, तो एक टीवी डिस्ट्रॉय हुई है तो एक टीवी के पीछे कितना, इस तरह निकालना है। फिर इसी तरह ही प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ संजीव, कंसाइनी, कंसाइनी ने जो खर्चा किया है, अभी संजीव ने जो खर्चे किए ना, वो 3 बता रहा था, 800 ऑक्ट्रा के, 1200 इंश्योरेंस प्रीमियम के, और 3000 एडवर्टाइजमेंट के, ये खर्चे। तो मैंने आपको बताया था सेलिंग के पीछे जो खर्चे होते हैं वो नहीं लेते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 3000 है, वो सेलिंग एक्सपेंस हुआ, सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं हम, तो उसको सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, वो नहीं लेते हैं। तो आप कौन से लोगे, 800 और 1200, तो मिला के 2000, और वो भी इसने किसके पीछे खर्चा किया, 20 टीवी के पीछे ही हुआ ना ये भी, ठीक है ना, तो 2000 रुपया संजीव ने भी किया है, और वो 20 टीवी के पीछे 2000, तो टीवी तो एक ही डिस्ट्रॉय हुई है, तो एक के पीछे कितना, ओके, तो इसका भी 100 ही आएगा, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 8200, मतलब एक टीवी की कॉस्ट प्राइस ही विद एक्सपेंस, एक्सपेंस के साथ 8200, और उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया, 7500, ठीक है ना, तो उसमें से माइनस करूंगा क्लेम, क्लेम कितना पास हुआ, 7500, तो इसमें से ये मैं माइनस करूं तो क्या होगा, 700, 8200 में से 7500 माइनस, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। भाई इतना नुकसान हो गया, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, इतना नुकसान हो गया 700, तो ये भी कैलकुलेशन आपको करनी है। एक कैलकुलेशन और लास्ट, कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलो या कंसाइनमेंट स्टॉक बोलो, बात एक ही है, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक लिख देता हूं, मींस क्लोजिंग स्टॉक है ये। तो उसमें मैंने आपको बताया था, आपने टीवी कितनी सेंड की थी, 20, आपने मींस राजीव ने, ऑनर ने 20 टीवी सेंड की थी संजीव को,
उसमें से उसने 10 जो है कैश सेल कर दी, 5 क्रेडिट पे और एक टीवी डेस्ट्रॉयड हो गई, मतलब 16 टीवी सेल हो गई, मतलब गई बिजनेस में से। रिमेनिंग कितनी बची? 4। तो 4 बच गई ना, 4 वो स्टॉक हो गया, ठीक है ना, 4 टीवी बच गई। अभी देखो जो कंसाइनमेंट स्टॉक आप निकालते हो, आप किसी पे भी निकाल सकते हो, इनवॉइस प्राइस पे भी निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस पे भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। पर इसमें क्या होता है, अगर जो इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो 2 इफेक्ट होंगे, और कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो एक ही इफेक्ट होगा। वो आपको सोचना है किस पे निकालें, ठीक है। तो मैं अभी कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा हूँ, उसका हम एक ही इफेक्ट करेंगे, और जब अकाउंट होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा 2 इफेक्ट होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो एक ही इफेक्ट होगा अकाउंट में, ठीक है। तो कितनी टीवी बच गई? 4 टीवी, और एक टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8000 है ना, तो 32000 हुआ, ओके, 32000 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। फिर इसमें भी आपको प्लस करना है, क्या? एक्सपेंस ऑफ राजीव, जैसे ऊपर किया ना ऐसे इधर भी करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऐड करते हैं। तो किस तरह करोगे? इसी तरह ही भाई 20 टीवी के पीछे उसने कितना खर्चा किया है? 2000, और कितनी टीवी बच गई? 4 टीवी, तो 4 टीवी के पीछे कितना? तो 400 आएगा, ओके। इस तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड 20 करना। फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ संजीव, संजीव ने भी जो खर्चा किया मीन्स एजेंट ने, वो भी ऐड कर दें, उसने भी इसी तरह 20 टीवी के पीछे 2000 ही किया ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते, मैंने आपको बताया। तो 4 टीवी आपकी बच गई है, स्टॉक 4 टीवी का है, तो 4 टीवी के पीछे कितना? तो उसका भी 400 आएगा। फिर इसका प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 32,800, 32,800 टोटल लिखना। फिर इसके नीचे स्पेस नहीं है मेरे को, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर माइनस, इसमें से माइनस करूंगा रिपेयरिंग एक्सपेंस, बता रहा था ना भाई 4 टीवी बच गई है, उसमें से 2 टीवी सेट जो है डैमेज हो गई है और उसको रिपेयर कराना पड़ रहा है, रिपेयरिंग का खर्चा हो रहा है कितना? 1300, बराबर ना। रिपेयरिंग एक्सपेंस वो मैंने आपको बताया, वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं, तो मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 31,500, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आया 31,500, ओके। तो ये आपको सब कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले एक कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस चाहिए हमें, इनवॉइस मिला हुआ उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, इसके बाद बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट फाइंड किया, एंड इसके बाद एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ वो फाइंड किया, एंड इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अभी हम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन भी पढ़ के और कैलकुलेशन भी करके है, बिल्कुल कंप्लीट करके अभी हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। 2 अकाउंट बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ राजीव, राजीव मींस कंसाइनर, ऑनर है, उसमें 2 अकाउंट बनाने हैं। कौन से? कंसाइनमेंट अकाउंट, ये पहले पूरे पेज का बनाना, दूसरे पेज पे ये 5-6 लाइन का बनाना है, आधे पेज का संजीव अकाउंट, कंसाइनर का, कंसाइनिंग का, सॉरी, ठीक है ना। इन दी बुक्स ऑफ राजीव, ऑनर में 2 अकाउंट आपको बनाने हैं, ये पूरे पेज का बनाना, ये आधे पेज का बनाना, ठीक है ना। अभी हम पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और इफेक्ट करते जाएंगे, ओके। जैसे मैंने बताया है, जो ऑनर है, जो कंसाइनर है, कुछ भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका एक ही इफेक्ट, एंड जो कंसाइन है, एजेंट है, कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके 2 इफेक्ट, ठीक है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो देखो अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में देखो क्या बता रहे हैं, राजीव और राजकोट, राजकोट का जो राजीव है उसने 20 टीवी सेट सेंड किया है, किसको? संजीव को, और वो भी इनवॉइस प्राइस 10,000 बता रहा है, हमने कॉस्ट प्राइस निकाली तो कितनी आई? 8,000, तो 2,000 डिफरेंस आया। अभी उसको कैसे लिखते हैं देखो, समझो, इनवॉइस प्राइस होते हैं ना तो उसके 2 इफेक्ट करते हैं। आपको डेबिट में लिखना है, जो आपने सेंड किया है उसको ऐसे लिखते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरह लिखना है, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और इनवॉइस प्राइस पे 8 टीवी की इनवॉइस प्राइस है 10,000, तो 20 की कितनी हुई? मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख, 20 इंटू 10,000, तो 2 लाख लिखूंगा। पर क्या है, कॉस्ट प्राइस तो 8,000 है, 2,000 तो ज्यादा बताया है, तो 2,000 जो ज्यादा बताया है वो सामने क्रेडिट में लिखते हैं, और वर्ड्स ये लिखूंगा, बाय गुड्स सेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वर्ड्स यही रहेंगे, ओके।
गुड्स हमारे मीन्स वर्ड्स यही रहेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना डिफरेंस, क्योंकि ये हम डिफरेंस लिख रहे हैं भाई। एक टीवी का डिफरेंस कितना है 2000, तो ऐसी कितनी टीवी है 20 टीवी है, तो कितना डिफरेंस आएगा 40,000, ठीक है ना 40,000, इस तरह करना है। फिर आगे बढ़े, आगे देखो क्या बता रहा है भाई, इनवॉइस प्राइस बता रहा है ऐड किया किस तरह, कॉस्ट प्राइस में 25% प्रॉफिट ऐड किया, उसकी कैलकुलेशन करके उसका इफेक्ट भी करके यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे लिखा, सामने डिफरेंस लिखा। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, राजीव ने खर्चा किया, कितना खर्चा किया 2000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस बाय सेंडिंग द गुड्स, जब माल भेज रहा है तो राजीव ने 2000 खर्चा किया। राजीव कंसाइनर है, कंसाइनर ने खर्चा किया तो एक ही इफेक्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होंगे नेचुरली डेबिट होंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखूंगा एक्सपेंस कितने 2000, ठीक है ना, इस तरह मैं लिखूंगा। फिर आगे देखो ये पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में बता रहा है राजीव ने संजीव पे बिल लिखा है, कितना लिखा है 1 लाख का बिल लिखा है। तो जो बिल लिखते हैं ना संजीव में क्रेडिट से लिखते हैं भाई, वन टाइप ऑफ एडवांस अमाउंट होती है भाई, बिल भी दे सकते हो कैश भी दे सकता है, क्योंकि डीलर से एजेंट से थोड़ी बहुत एडवांस लिया जाता है, उसका एक ही इफेक्ट होता है, और वो क्रेडिट में लिखूंगा क्यों, बिकॉज संजीव इज बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, और जितने का बिल हो वो लिखते हैं 1 लाख, ठीक है ना। फिर वो बिल जो है डिस्काउंट करवा दिया, डिस्काउंट करवा दिया मतलब ऑनर के लिए वो एक्सपेंस हो गया वन टाइप ऑफ, और डिस्काउंट कितना आया था, डिस्काउंट हमारा 3000 आया था जब कैलकुलेशन की थी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, ठीक है ना, ऐसे लिखूंगा डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल कितना आया था 3000, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जब एडवांस अमाउंट मिल रही है संजीव ने साइन किया तो संजीव में क्रेडिट होगा, दूसरा वो बिल जो है डिस्काउंट करवा था उसका डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, क्योंकि वो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि कमीशन बता रहा है, संजीव जो है जनरल कमीशन 5% मिलेगी एंड डेट क्रेडिट कमीशन 2% मिलेगी एंड प्रॉफिट पे 10% शेयर भी उसको मिलेगा, ठीक है ना, 3 टाइप के हैं। इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं 31 मार्च 2010 साल के बाद भाई संजीव ने अकाउंट से भेजा है भाई, क्या क्या खर्चा किया क्या क्या सेल की वो सब बताएगा। तो देखो ये संजीव कर रहा है मींस कंसाइन नहीं कर रहा है, तो इसके कितने इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है, he paid 800 for Octra, 1200 for insurance premium and 3000 for advertisement, ये खर्चा कर रहा है, तो खर्चा है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा, और संजीव कर रहा है ना तो हम लिखेंगे संजीव अकाउंट, ठीक है ना, संजीव अकाउंट, और जो जो खर्चा कर रहा है वो लिखेंगे। ऑक्ट्रा है, ऑक्ट्रा जो खर्चा किया है 800, दूसरा इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस है 1200, एंड इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के पीछे कितना खर्चा किया 3000, तो सब मिला के कितना खर्चा हुआ 5000। देखो मैंने आपको बताया लिखने सब है अकाउंट में सब लिखेंगे, पर जब कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं लिया था, जब एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया तब, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है, और यहाँ पे डेबिट है तो संजीव में मैं क्रेडिट करूंगा, यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा, और क्या लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 5000 टोटल मिला के। इसमें आपको अलग अलग शो करना है, डॉक्टर के 800, इंश्योरेंस के 1200, एडवर्टाइजमेंट के 3000, यहाँ पे शो करना है, वहां पे शो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट टोटल अमाउंट लिखनी है, और यहाँ पे डेबिट है तो उसमें क्रेडिट जाएगा, ओके। इसके बाद इसने बताया संजीव ने क्या बताया 10 टीवी कैश पे सेल किए और 5 टीवी क्रेडिट पे सेल किया, तो जो सेल होती है वो यहाँ भी डेबिट मींस क्रेडिट साइड आएगा, संजीव ने सेल किया ना तो बाय संजीव अकाउंट लिखूंगा, दो इफेक्ट होंगे। मैंने आपको बताया कि जो एजेंट कुछ भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके दो इफेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कैश सेल बता रहा है, कैश सेल, तो कैश सेल कितनी है, एक टीवी 11,000 में, तो 10 टीवी कितने में सेल की 1,10,000 में, ठीक है ना। दूसरा आपको बता रहा है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल किस तरह बता रहा है, एक टीवी 12,000 में तो 5 टीवी 60,000 में, ठीक है, 60,000 मिला के टोटल सेल कितनी हुई 1,70,000।
इस तरह आपको अलग अलग शो करनी है। और यहाँ पे क्रेडिट है तो संजीव में डेबिट जाएगा। वर्ड सी आई लिखूंगा मैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और जो अमाउंट है टोटल अमाउंट लिखूंगा डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे क्रेडिट है तो संजीव में डेबिट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो फिर क्या बता रहा है, मफतलाल जिसको आपने क्रेडिट पे सेल किया वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, एजेंट की है। तो एजेंट को क्योंकि आप डे क्रेडिट कमीशन दे रहे हो तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट हो गया, उसका इफेक्ट नहीं होगा ये अकाउंट में, क्योंकि आप अकाउंट किसमें बना रहे हैं, राजीव में। राजीव को थोड़ी कुछ नुकसान हुआ, बरोबर है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपकी कौन सी, फोर्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या बता रहे हैं, एक टीवी डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी एक टीवी डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसके लिए हमने एबनॉर्मल लॉस निकाला था। एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना आया था 700, और इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम पास कर रही है 7500, ठीक है ना। तो वो कहां पे लिखते हैं, कंसाइनमेंट में क्रेडिट लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट जाएगा, कंसाइनमेंट में क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं, और कितना हुआ था 700। और दूसरा इफेक्ट भी होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे लेने हैं, क्लेम पास हुआ है, अभी मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ब्रैकेट में क्लेम लिख देता हूं। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है, क्लेम कितना पास हुआ 7500। अब इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, तो ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे आएंगे, एबनॉर्मल लॉस का भी क्रेडिट और इंश्योरेंस कंपनी का भी क्रेडिट। तो ये इस तरह इफेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमने 6 नंबर पॉइंट में बता रहा है कि एक टीवी, जो भी टीवी अनसोल्ड है उसमें से 2 टीवी सेट जो डैमेज हो गई, उसका रिपेयरिंग खर्चा 1300 हो रहा है, बराबर ना। तो वो हमने क्लोजिंग स्टॉक में माइनस किया था, क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया था 31,500, वो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो चलेगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं। और कितना आया था 31,500। हमने जो क्लोजिंग स्टॉक निकाला था वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया अगर जो इनवॉइस प्राइस पे आप निकालोगे तो उसके 2 इफेक्ट होंगे। तो किस तरह का, देखो अभी इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो नेचुरली है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, और 4 टीवी सेट है, एक इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना है 2000 का, बराबर ना। इनवॉइस प्राइस है 10,000, कॉस्ट प्राइस है 8,000, तो 2000 का डिफरेंस है। तो जो 2000 का जो डिफरेंस है, अगर जो आपने इनवॉइस प्राइस पे निकाला होगा तो मैं यहाँ पे लिखता स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में डिफरेंस 4 into 2000, 8000 आता। जैसे कि इसमें नहीं डिफरेंस सामने लिखा हमने भाई, 20 टीवी सेट थी, एक 10,000 की इनवॉइस प्राइस पे लिखा, सामने डिफरेंस लिखा, एक टीवी का 2000 डिफरेंस, तो 20 टीवी का कितना 40,000। तो इस तरह का जो आप क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस पे निकालोगे तो उसका डिफरेंस सामने लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। आप देखना, आपको इनवॉइस प्राइस पे निकालना था इनवॉइस प्राइस पे निकालना, कॉस्ट प्राइस पे निकालना तो कॉस्ट प्राइस पे निकालना, दोनों चलता है। कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है ना, ये आपको खाली ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या बता रहा था, मोस्ट ऑफ तो हो गया पर अभी कमीशन बाकी है, सब इफेक्ट हो गए हमारे, सिर्फ अभी कमीशन बाकी है, सब इफेक्ट हो गए सब टोटली। अभी हमें सिर्फ कमीशन निकालनी है। कमीशन जो होगा ऑनर के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट में लिखेगा, ठीक है ना। क्या लिखेगा, किसको कमीशन मिलेगी, एजेंट को, तो मैं लिखूंगा टू संजीव्स अकाउंट, ठीक है। और कमीशन 3 टाइप की है उसको, एक तो उसको मिल रही है जनरल कमीशन, ओके, और दूसरी है डे क्रेडिट कमीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड इसके बाद ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे शेयर था, ठीक है ना। ये 3 चीजें इसको मिल रही है, ओके। तो देखो किस तरह निकालेंगे, ध्यान देना अच्छी तरह। अभी कमीशन, जनरल कमीशन कितनी बता रहा था, जनरल कमीशन थी हमारी 5%, तो 5% किसमें निकालोगे, ये जो हमारी टोटल सेल है ना 1,70,000 उस पे निकलेगा, 1,70,000 का 5% निकालो तो कितना होगा 8,500, ओके, वो लिखेंगे। इसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन कितनी बता रहे हैं, डेल क्रेडिट कमीशन 2% बता रहा है, और वो किस पे निकलती है, क्रेडिट सेल पे। मैंने आपको बताया क्रेडिट सेल कितनी है 60,000, 60,000 का 2%, तो कितना होगा 1,200, ओके। और इसके बाद प्रॉफिट पे, तो हमें प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा ना, प्रॉफिट है कितना, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। सब इफेक्ट हो गए, सिर्फ एक ही कमीशन प्रॉफिट पे बताया, और वो भी कितना बता रहा था
10% है शेयर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, इसका क्रेडिट साइड जो है वो टोटल करूंगा 40,000 प्लस 1,70,000 प्लस 700 प्लस 7,500 प्लस 31,500, मैंने इस सब का टोटल किया, ठीक है ना। तो इसका टोटल किया तो क्या है 2,49,700। फिर इसमें से ये सब माइनस करना है, माइनस करूंगा 2,02,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000। तो यहाँ तक तो मैंने माइनस कर दिया, पर ये कमीशन भी तो इनर कॉलम है ना, प्लस करके आउटर में लिखना बाकी है, तो ये भी दोनों माइनस करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो माइनस करूंगा मैं 8,500, फिर दूसरा माइनस करूंगा 1,200, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 30,000। तो 30,000 का आपको 10% निकालना है, 30,000 डिफरेंस आया है, प्रॉफिट हुआ ना। तो 30,000 का मैं 10% निकालूंगा तो 3,000 इसको मिलेगी एजेंट को, रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बच गया 27,000। 30,000 आया डिफरेंस, ये कमीशन भी मैंने माइनस कर दी, तो 30,000 डिफरेंस आया, उस पर 10% उसको एजेंट को मिलेगा, वो 3,000 दे दिए, रेवेन्यू कितने बचे 27,000। वो किसका हुआ, राजीव का हुआ, ऑनर का। ऑनर ने कितना कमाया 27,000, ठीक है ना। टोटल करूंगा 2,49,700। अभी इसका भी प्लस करके मैं आउटर में लिखूं भाई 8,500 प्लस 1,200 प्लस 3,000, इन सब का प्लस करके मैंने आउटर में लिखा 12,700 इस तरह। और यहाँ पे ये इसको कमीशन मिल रही है, तो ये एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट भी होगा ना। संजीव में मैंने आपको बताया संजीव के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट होंगे, और क्या लिखूंगा सेम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके ऐसे लिखूंगा। और अमाउंट कितनी है 12,700, ओके इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी संजीव का अकाउंट क्लोज करूंगा, संजीव का अकाउंट क्लोज करूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ा था, तो संजीव ने क्या था, जो भी डिफरेंस था उसका बैंक ड्राफ्ट भेजा था, बरोबर ना। अकाउंट सेल में बैंक ड्राफ्ट भेजा था, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में, मींस कहने का मतलब इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है किसको, राजीव को। तो देखो टोटल किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 1,70,000, ठीक है ना। तो 1,70,000 में से मैं ये सब माइनस करूंगा, 1,70,000 माइनस 1,00,000 और इसके बाद माइनस 5,000 एंड माइनस 12,700, ओके। तो डिफरेंस क्या आया 52,300 है। ये क्या बेचा, बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा क्योंकि बैंक को ड्राफ्ट भेजा था, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं क्योंकि अकाउंट क्लोज करके हमने ये फाइल किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को इजी लगा होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।